तो बच्चों आज मैं फिर एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का काम चल रहा है, उसी पर मैं एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल का उदाहरण पेश करूंगा और बताऊंगा कि आपको ग्राफ कैसे खींचनी है, ग्राफ को स्टडी कैसे करना है, उस ग्राफ की मदद से आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे। सवाल जो कुछ पूछ रहा है, अगर आप ग्राफ समझ पा रहे हैं कि ग्राफ कहता क्या है, VT का ग्राफ, AT का ग्राफ, V/A/V का ग्राफ, F/T का ग्राफ, यानी किसी के वर्सेस किसी का ग्राफ, उस ग्राफ में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको हम लिखेंगे x एक्सिस के अलॉन्ग और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसे हम लिखेंगे y एक्सिस के अलॉन्ग। ग्राफ अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो सिंपल ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है उसे पहले समझा दूं, उसके बाद ये क्लास में मैं आगे पढ़ूंगा। अगर ग्राफ आप नहीं भी जानते हैं, बी श्योर मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको कहीं भी ग्राफ को ड्रॉ करने में कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। चलिए लौटते हैं, तो कैसे बनाते हैं ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये, एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये, एक स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, एक सीधी रेखा का ग्राफ, एक सीधी रेखा का ग्राफ। नीचे की क्लास में आप पढ़ते आए हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं क्रॉस करती है, एक बिंदु से अनंत रेखाएं क्रॉस करती है। कहने का मतलब है अगर ये कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट से होकर के आपकी बहुत सारी लाइन जा सकती है, इस पॉइंट से होकर के आपकी बहुत सारी लाइन जाती है। इसलिए कहा जाता है 9th 10th में हम लोग अपने समय में जो प्रमेय पढ़ते थे उसमें एक प्रमेय ये भी था, आज तो थ्योरम बोला जाता था, उस समय हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं थी तो प्रमेय करके हम लोग याद करते थे और बोलते थे एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो एकदम सही बात है, एक बिंदु से आप जितनी मन उतनी रेखाएं खींच लीजिए, नो प्रॉब्लम, एक बिंदु से आप अनंत रेखाएं खींच सकती है। लेकिन 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 रुकिए, अगर दो बिंदु है, ये और एक दो बिंदु बना हुआ है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, मान लीजिए एक पॉइंट A है और एक दूसरा पॉइंट B है, तो एक ऐसी रेखा जो दोनों बिंदु को टच करके निकले वो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन होगी। यानी अगर मान लीजिए इसको आप इससे जोड़ते हैं, इसको आप इससे जोड़ते हैं, A को B से थोड़ी टेढ़ी हो गई लेकिन नो प्रॉब्लम, आप बस इतना ध्यान रखिए, अगर A और B से एक स्ट्रेट लाइन को आपको गुजारनी है तो डेफिनेटली वो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन होगा। इसके अलावा क्या कोई और स्ट्रेट लाइन संभव है जो A से भी क्रॉस करे और B से भी क्रॉस करे? आपका जवाब होगा नहीं। यानी एक स्ट्रेट लाइन को, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन को खींचने के लिए आपको दो पॉइंट की जरूरत होगी, स्पेस में, प्लेन में, कहीं भी दो पॉइंट की जरूरत होगी, तभी आप एक स्ट्रेट लाइन को क्या कर सकेंगे, ड्रॉ कर पाइएगा, एक स्ट्रेट लाइन को आप ड्रॉ कर पाइएगा। इस फिगर में, ये जो आपके बगल में फिगर दिया हुआ है उसका पहले एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देखिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, टाइम अलोंग x एक्सिस, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज डिपेंडेंट वेरिएबल। वाई टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि टाइम के बदलने से वेलोसिटी बदलती है। टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पर वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन हम इसका उल्टा नहीं बोल सकते हैं कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड देन टाइम इक्वल टू 2 मीटर, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। इस तरह से हम नहीं बोल सकते। यानी पहले जो क्वांटिटी बदल रही है वो है टाइम, पहले जो क्वांटिटी बदल रही है वो है टाइम, और उसके बदलने के कारण किसी पिंड, किसी वस्तु, किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी बदल रही है वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग x एक्सिस, यानी इस एक्सिस के अलोंग, और v डिपेंडेंट वेरिएबल अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो ये एक vt का ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। किसी मास, किसके लिए, 20 kg मास के लिए, कोई 20 kg का मास है जो प्लेन में मूव कर रहा है लेकिन इस टाइम ग्राफ के अनुसार मूव कर रहा है। इस शोन इन फिगर, एडजेसेंट फिगर में आपको दिखाया गया है, फाइंड वर्क डन ऑन मास इन फर्स्ट 3 सेकेंड। हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहता क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू नेट वर्क डन ऑन द बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल। ठीक है, तो इसका काम यूज करेंगे। अब देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक्स एक्सिस पर जहां पर ये पॉइंट टच किया ग्राफ का, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट जहां पर टच कर रहा है, सपोज दैट ये ए है, सपोज दैट ये है, अगर आप ए की कोऑर्डिनेट
सपोज दैट एक ही कोऑर्डिनेट आपको चाहिए, तो कैसे लिखते हैं? पहला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? एक्स एक्सिस वाला, तो 20 हो गया। और इस कोऑर्डिनेट पे वाई एक्सिस यानी v कितना है? 0 है। यानी जब टाइम 20 सेकेंड तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम जब 20 सेकेंड तो वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट को आप ऐसे ही दिखाते हैं। और अगर ये पॉइंट B है, तो इसका मतलब है यहां पर क्या है? टाइम। देख लीजिए टाइम क्या है? 0 है। यहां पर टाइम क्या है? 0 है। और 0 टाइम पर वेलोसिटी कितनी? 60 मीटर पर सेकेंड। 60 मीटर पर सेकेंड है। तो 2 पॉइंट आपको मिल गया। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप जानते हैं, कैसे लिखते हैं आप? y = mx + c। mx + c। आपके केस में y = mx + c, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी है तो आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है y = mx + c, where m is the slope of the straight line and c is the constant। और ये c कितना की वैल्यू होती है? जो y एक्सिस पर कट करता है उतनी की वैल्यू होती है, c की वैल्यू उतनी होती है। ठीक है। आपके केस में y = mx + c एक इन जनरल इक्वेशन है जो मैथ में आप यूज करते हैं। y = mx + c एक मैथ का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। आपके केस में y क्या हो गया और x क्या हो गया? आपके केस में y और x क्या हो गया? x है इस केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपके केस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? टाइम t। मेरी बात समझ रहे हैं? y = mx + c की कहानी क्या है ये बाद में। कहानी क्या है बाद में? अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हैं तो किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y = mx + c लिखते हैं, where x is independent variable along x axis and y is dependent variable along y axis। ठीक है। अब आपके केस में एनालॉजी तैयार करते हैं। इस इक्वेशन की एनालॉजी आपके VT वाले इक्वेशन के साथ कैसे है? तो जहां पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो आपके केस में टाइम t इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल और आपके केस में v डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो आपका कैसे लिखिएगा? मैंने ये कर दिया तो आप कैसे लिखिएगा? आप लिखिएगा v = क्या? mt + c। mt + c लिखिएगा। v = क्या लिखिएगा? mt + c लिखिएगा। mt + c लिखिएगा। तो आप समझ गए कि v = mt + c क्यों लिखाया? v = mt + c क्यों लिखा गया इस क्वेश्चन में। अब चलिए, आपका काम है v और t में एक रिलेशन स्थापित करना। इस ग्राफ के आधार पर v और t में किस तरह का रिलेशनशिप है वही आपको निकालनी है। वो निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए क्वेश्चन ये है, वो निकालने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक है ये m और दूसरी है ये c। एक है m तो दूसरी है c। चलिए अब लौट कर आते हैं इस ग्राफ पर अगर लौट के आइएगा तो आप ध्यान दीजिए, ऑब्जर्विंग ग्राफ में टाइम जब है कितना? 0। टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी कितनी है? टाइम 0 पर ये देखिए, इधर आप टाइम बढ़ते जा रहा है और इधर घटते जा रहा है। तो टाइम t = 0 पर वेलोसिटी कितनी? ये ग्राफ का पॉइंट देखिए 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका 60 मीटर पर सेकेंड। ऐसे लिखते हैं। अब दूसरा पॉइंट पोजीशन पकड़िए, जब टाइम 20 सेकेंड, जब टाइम कितना हो जाए? 20 सेकेंड, तब वेलोसिटी कितनी? तब वेलोसिटी 0। इसी दोनों का यूज आप इसमें कीजिए, यूजिंग एबव रिजल्ट बोलिए या ऑब्जर्वेशन बोलिए। यूजिंग एबव रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन, आपने जो भी कुछ ऑब्जर्व किया है ऊपर में, उसको अगर हम इन किसमें? इक्वेशन ए में रखें तो क्या होगा? इक्वेशन ए में रखें तो क्या होगा? रख के देखिए, ये वाला पहले रखिए, ये वाला पहले रखिए। तो v = 60 बराबर t के जगह पर 0, तो m × 0 + c। देख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसलिए c बराबर क्या होगा? बोलिए। c बराबर हो जाएगा आपका 60। c बराबर क्या हो जाएगा? 60। अगेन इसमें आइए, इस वाले पॉइंट में ये वाला का काम हो गया। अब इसमें आइए, तो v = 0 हो जा रहा है इक्वेशन में, देखिए। तो और m ×
कितना 20 प्लस सी की जगह पर क्या आप लिख दीजिए 60 के बाद लिख दीजिए। इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, m बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, m बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो c की वैल्यू 60 और m की वैल्यू -3, c की वैल्यू 60 और m की वैल्यू -3। तो पुटिंग इन एबव में क्या हो जाएगा, पुटिंग इन एबव मैं इसे मिटा देता हूं, आप इसको लिखिए यहां पर, इसमें आप लिखिए। तो v बराबर आप क्या लिखिएगा, v बराबर क्या लिखिएगा mt, m तो -3 आया इंटू टी और c का वैल्यू कितना 60 हो गया। तो ये हो गया v और t के बीच में एक रिलेशन v का t के साथ, वे t इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड v इज डिपेंडेंट वेरिएबल। -3 और 60 कैसे आया आप ग्राफ से समझ गए, इतनी बात क्लियर है। अब आइए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब, दैट इज एट टाइम t = 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मतलब है इनिशियली, मतलब टाइम t = 0 पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है। तो काइनेटिक एनर्जी के इन बराबर क्या लिखेंगे, हाफ mv² बराबर 1/2। मास कितना है 20 kg, मास हो गया आपका 20 kg। वेलोसिटी कितनी है बोलिए, टाइम t = 0 पर वेलोसिटी है 60 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलिए 10 यहां से आया और ये कितना बना 6 का 3600, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 6 1 2 3 कितना जूल, 36,000 जूल, ये हो गया आपका 36,000 जूल। अब देखिए वेलोसिटी एट टाइम, वेलोसिटी एट टाइम कितना पर निकालना है आपको बोलिए 3 सेकेंड पर। फाइंड वर्क डन ऑन मास इन फर्स्ट 3 सेकेंड। तो टाइम t = 3 सेकेंड पे, टाइम 3 सेकेंड पर कितना हो जाएगी वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी बराबर ये आपका vt का रिलेशन, तो टाइम t = 3 सेकेंड पर कितना हो जाएगा, v बराबर -3 पहले से है, देख लीजिए इस क्वेश्चन में v = -3t + 60 में -3 × t की जगह पर 3 + 60 कितना हो गया 3 × 9, ये हो गया 51 कितना मीटर पर सेकेंड, 51 मीटर पर सेकेंड। यानी इनिशियल जो वेलोसिटी थी वो 60 मीटर पर सेकेंड थी और टाइम t = 3 सेकेंड पर जो वेलोसिटी हो गई वो 51 मीटर पर सेकेंड हो गई। आप ध्यान दीजिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, यहां से शुरू कीजिए, टाइम t = 0 का पॉइंट ये है, देख लीजिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देखिए जैसे जैसे समय बढ़ाइए, जैसे आप समय बढ़ाइए वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है। वेलोसिटी घटते 0 तक चली जा रही है। जैसे जैसे आपकी टाइम इधर बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी का क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। किसी समय वेलोसिटी ऐसे थी, किसी समय ऐसे थी, किसी समय ऐसे, किसी समय ऐसे, देखिए ये वेलोसिटी क्या हो रही है, गिर रही है, वेलोसिटी डाउनवर्ड आ रही है। वेलोसिटी क्या है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उससे वेलोसिटी क्या हो रही है, डाउनवर्ड हो रहा है। इसलिए टाइम t = 0 पर वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है और टाइम t = 3 सेकेंड पर, सपोज दैट अगर ये 3 सेकेंड का पॉइंट है तो ये जाकर के यहाँ टच करेगा, तो ये पर जो निकल के आया वो हो गया आपका 51 मीटर पर सेकेंड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकली और फाइनल वेलोसिटी, जो फाइनल मतलब नहीं बोलिए 3 सेकंड पर जो वेलोसिटी थी उससे आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बोलिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ, फिर अगेन मास कितना 20 kg और भी कितना आया 51 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10 × 51 का क्या स्क्वायर, जो भी निकल के आया आपका 51 का जो भी स्क्वायर निकल के आएगा उसको आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपका कुछ समथिंग p ये जूल हो गया, ये समथिंग p जूल हो गया, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको मिल चुकी है, आपको इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है। तो मैं इसे पहले मिटा देता हूँ यहाँ से। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी किसके, इनिशियल। बाद में जो काइनेटिक एनर्जी मिली आपको 3 सेकेंड पर जो काइनेटिक एनर्जी मिली उसमें से आप काइनेटिक एनर्जी माइनस करेंगे कब का, t = 0 सेकेंड के, जब से बॉडी चलना शुरू की, जब से बॉडी क्या कर रही, चलना शुरू की। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से ये आया कितना, 10 × 51 का क्या स्क्वायर माइनस यहां से जो आया था वो कितना था 36,000, 1 2 3 हो गया, 36,000 हो गया। या दूसरा तरीका से लिखने का तरीका है 10 को बाहर कर लीजिए तो 51 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से कितना निकलेगा 3600, सॉरी माइनस, ये निकला आपका 3600। और आगे बढ़ाइएगा तो 10 × 51 का स्क्वायर माइनस, ये किसका स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है, ये 60 का स्क्वायर है। तो ये क्या है, a² - b² है, a² - b²। आप जानते हैं a² - b² को कैसे लिख सकते हैं, a + b टाइम्स a - b। ये फॉर्मूला है जिसका आप इस्तेमाल करके कैलकुलेशन में आपकी सुविधा होगी, इन तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप रिजल्ट जल्दी तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा तरीका 51 का स्क्वायर कर लीजिए, 51 × 51 टाइम्स करके जो निकलेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो क्वांटिटी बड़ी सी निकलेगी उसमें 36,000 को माइनस कर दीजिए। दूसरा तरीका यह है कि 10 क्योंकि दोनों में कॉमन है बाहर निकालिए तो 10 बाहर आ गया, अंदर में रह गया 51 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, तो 10 ये इस पर अगर बैठाएं तो क्या होगा, दोनों का पहले जोड़, अंदर वाले का दोनों का जोड़, तो 51 + 60, ठीक है। इन टाइम्स में क्या 51 - 60, 51 - 60 कितना हो जाएगा, 10 गुना दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा 121। अगर मैं सही हूं तो 111 और ये कहां से आया, -9 आया, -9 आया। तो ये जो एज अ होल हुआ कितना, -90 गुना 111, इतना हो गया आपका जूल, इतना जूल हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतनी जूल निकली, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतनी जूल निकली। और आप जानते हैं वर्क डन ऑन द पार्टिकल इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन कितना हुआ इस पर, तो वर्क डन हो गया सिंपली इतना ही, सिंपल सा फंडा है। वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज कीजिए और इसी को लिख दीजिए आप, वर्क डन ऑन बॉडी हैविंग मास m = कितना 20 kg बराबर क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये है कितना, ये है आपका -90 × 111 जूल। ये जो भी कैलकुलेट होकर आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा, वही आपका रिजल्ट होगा। तो इस सवाल के माध्यम से, इस इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल के माध्यम से मेरा सिर्फ इतना ही ध्येय था, एम था कि आपको पहली बात तो ये कि मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रॉपर यूज करना सिखाऊं, पहली बात ये। दूसरी बात ये थी कि कोई भी ग्राफ हो उस ग्राफ को आप रीड अप कैसे करेंगे, ये हुई एक बात। तीसरी बात ये है कि y = mx जो मैथमेटिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन यहाँ पर क्या है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर x एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसको आपके जो फिजिकल इक्वेशन है उसको किस तरह से रिप्लेस कर रहे हैं, x को किस तरह से t रिप्लेस कर गया और y को किस तरह से v रिप्लेस कर गया। तो केमिस्ट्री में जो मैथमेटिक्स में आप इक्वेशन लाते हैं उस पर आप अगर युक्त प्रतिबंध लगाते हैं तो वो एप्लीकेबल हो जाते हैं आपके फिजिक्स में। सही बात है। चलिए तो इतना ही आज के क्लास में, क्लास लंबी ना हो जाए, आपको मैं ज़्यादा बोर ना करूं, इसलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करूंगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, इस चैनल को ज़रूरत है ताकि मैं आपके साथ बना रहा हूं इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।